मेरी छोटी बुआ। रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही सबसे ज़्यादा लखनऊ वाली बुआ जी की राखी के कोरियर का इंतजार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेज दी थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए कई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। बरेली और लखनऊ वाली दोनों बुआ जी भी रंग बिरंगी राखियों के साथ कई सारे गिफ्ट भेजे थे। बस छोटी बुआ जी की राखी हर साल की तरह इस बार भी साधारण लिफाफे में आई थी। 5 राखियाँ कागज के टुकड़े में लिपटी हुई, रोली, चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ की राखी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियों के तोहफों पर डाल दें। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप का बैग रखकर सोफे पर पसर जाते थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज़ लगाई थी, जया का लिफाफा खोलकर देखना जरा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हें ही भेजी राखी कलाई में बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के उपरांत ही देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ का घर चलाती थी। इकलौते बेटे श्याम को भी मोहल्ले की साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद से लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा सोचने लगे, गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के लिए हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर उसे बिना बताए चलेंगे। जया दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको तो पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना, इतना सब भी दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने जया बुआ के घर जाने का बस मन बना लिया है और घर में ये सब अच्छे से जानते थे कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता था। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर से हम सब लोग पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगे नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज की चिंता फिक्र ने उन्हें उम्रदराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं था। शादी के बाद 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी साड़ी में बुआ को दूर से ही मम्मी पापा कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नज़र पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक सी गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे वालों को संभालते हुए या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उसके घर तो बरसों से कोई मेहमान नहीं आया था। वैसे तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों के घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। बस एक पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को बचा कर दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले लगा लिया था। भैया भाभी दीपू, तुम सब अचानक आज? सब ठीक है ना? ऐसे कप कपाती बुआ की आवाज़ में उन्होंने पूछा। आज बरसों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने के बाद मनाए, तो बस हम यहाँ आ गए। पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा। भाभी अंदर आओ ना, बुआ ने बोला। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथौलियों में लेते हुए कहा। जया,
तुम बस बैठो मेरे पास, नाश्ता गायत्री देख लेगी, पापा ने बोला। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर पे बिछे खटिए पर अपने भैया के साथ बैठी थी। बुआ जी का बेटा मोहन दौड़कर फूफा जी को बुलाकर लेकर आया। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नए ड्रेस खरीदने, बुआ जी के घर के किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, नए बिस्तर, नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट, सारा परिवार की नई ड्रेस पहनकर चच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियों को सजा ली थी, मिठाई का डिब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी तो पापा ने बुआ को रोकते हुए कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। बस 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियां आने की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। सुनकर बुआ, मम्मी, फूफा दौड़कर सभी लोग बाहर तीनों बुआ को स्वागत करने लगे। देखा तो सामने बुआ का पूरा परिवार खड़ा था। बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। लखनऊ वाली बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना सब मिलकर 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा को उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया और अब 4 धाम की यात्रा पर निकलने का समय हो गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थीं और सबने ये तय कर लिया था कि इस बार छोटी बुआ के घर पर सब लोग जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे से उनकी सहायता करेंगे। छोटी बुआ तो बस टकटकी बांध अपनी बहन और भाइयों के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने उन्हें। सारी बहनों को वो गले मिलती जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात को एक बड़े रेस्टोरेंट में हम सभी ने डिनर किया। फिर गप्पे करते करते जाने कब काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी छोटी बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलकाते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछा कर लेट गए थे। बुआ पापा से किसी छोटी सी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उन्हें बरसों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगने लगा था। पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए, पर जया बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से कहीं भी नहीं। आज सबसे मिलने की आशा लिए ही जिंदा थी शायद। अपनों का ध्यान रखें और जितना समर्थ हो अपने असमर्थ रिश्तेदारों की सहायता करें।